हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फीड। अगर आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कंसेप्ट्स जल्दी से रिवाइज करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। विजन आईएएस क्विक रिवीजन मॉड्यूल के बेसिस पे हम यहाँ सिर्फ सबसे रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एलिमिनेशन टेक्निक और फैक्चुअल क्लैरिटी में आपकी मदद करेंगे। विजन आईएएस वेबसाइट से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइटेड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि आपकी रिवीजन और इजी हो जाए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं टिटुलर हेड। टिटुलर हेड का क्या मतलब है? ही इज नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड मीन्स ही इज नॉट द रियल हेड, नॉट रियल हेड। रियल हेड इंडिया में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं एंड इनको बोला जाता है एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडेरिटी। और अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो इनका ऑफिस जो है दैट इज सेकंड हाईएस्ट ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट। इनको अकॉर्डेड है रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। तो चलो आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन का मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 58 में। फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज दैट ए पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, एटलीस्ट एज होनी चाहिए 35 ईयर ओल्ड। इसके बाद क्वालिफाइड इनफ टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में अगर हम बात करें तो एज कितनी होती है? 25 मिनिमम। तो यहाँ पे एज हमने चेंज कर दी है 35, बट बाकी कंडीशन सेम है। इसके बाद बात करते हैं कि उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंडीशंस ऑफ ऑफिस की। ये आता है अंडर आर्टिकल 59। यहाँ पे द पर्सन मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर। इनका वो मेंबर नहीं हो सकते हैं। अगर वो हैं तो उनको वो वेकेट करना पड़ेगा। सेकंड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। थर्ड, कि उनको बिना रेंट दिए उनको एक ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। द नेक्स्ट थिंग इज उनको इमोल्यूमेंट्स एंड अलायंसेस दिए जाते हैं जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है और इनको कम नहीं किया जा सकता जब तक उनकी टर्म चलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि उनका टर्म फिर होता कितना है। आर्टिकल 56 में मेंशन है दैट इज 5 years फ्रॉम एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। तो क्या उनको 5 साल से पहले हटाया ही नहीं जा सकता है? ऐसा नहीं है। टर्मिनेशन के दो प्रोसेस हैं। पहला, अगर वो रिजाइन करें टू द वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा आता है बाय रिमूवल ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। देखो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बट इट इज रिमूवल ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, ओनली इन दैट कंडीशन ही कैन बी इम्पीच्ड, नन अदर कंडीशन। इसको जरूर याद रखना। इसके बाद आता है इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। अगर हम इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करें तो वो किसी भी हाउस में हो सकता है। इसको ऐसे समझते हैं, एनी हाउस। कितनी मेजोरिटी चाहिए? मतलब 1/4 मेंबर्स को साइन करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? 14 days का टाइम दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। फिर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन आएगा और उसको 2/3 मेजोरिटी से, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी, पास करना होगा। एंड व्हाट इज दिस 2/3? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये जब हो जाएगा इसके बाद सेकंड हाउस के पास जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस अगेंस्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वहाँ पे अवेलेबल रह सकते हैं और इसके बाद अगर उनको लगता है, और वो भी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सबसे मुश्किल यही है जितनी भी मेजोरिटीज़ हैं, तो दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। तो मान लिया जाएगा प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। यही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस और साइंड बाय 1/4 member of the house, 14 days notice period, then impeachment resolution by a majority of 2/3 of the total membership of the house। फिर सेकंड हाउस के पास जाएगा जहाँ पे इन्वेस्टिगेट होंगे चार्जेस, और प्रेसिडेंट को राइट टू अपीयर एंड टू बी प्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन का राइट है।
और अगर दूसरे हाउस को लगता है कि चार्जेस सही हैं और वो पास कर देता है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड। तो चलिए अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उनके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है यू थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, पीपल डायरेक्ट वोट नहीं डालते, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज यूजिंग द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और क्या होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। अब हम इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उस स्टेट की वैल्यू रहेगी इन द इलेक्शन। कहाँ पे, जो इलेक्टोरल कॉलेज है। और इसमें हम कौन सा सेंसस यूज करते हैं, 1971 वाला सेंसस। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इलेक्शन में जितने भी बंदे खड़े हैं, मान लो 1 2 3 4, और मान लो आप वोट डालने गए हो, तो आपको ये नहीं डालना है कि भाई सिर्फ एक बंदे को वोट डाल देनी है, ऐसा नहीं है। आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है सेकंड की, दूसरी प्रेफरेंस अगर वो नहीं तो दूसरी प्रेफरेंस आपकी है 4, और जो आपकी तीसरी प्रेफरेंस है वो है कैंडिडेट नंबर 1 की, और जो कैंडिडेट नंबर 3 है इसकी है 4th प्रेफरेंस। तो ऐसे ही सब अपनी अपनी प्रेफरेंस डालते हैं। इसके बाद अगर मान लो कि एक बंदे को मिले जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो मान लो इसको मिले हैं 20% वोट्स, इसको मिले हैं 25% वोट्स, थर्ड को मिले हैं 30% वोट, इसको हम 35 कर लेते हैं या 40 कर लेते हैं, 40%। तो भी कितना हो गया, 40 60 70 85, तो ये इसके पास बचे 15% वोट। तो अब किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में हम तब तक किसी कैंडिडेट को इलेक्शन नहीं जिता देते जब तक उसके पास मेजोरिटी नहीं होती। तो ये थी इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस, जो फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों ने दी थी। फिर हम चेक करते हैं सेकंड प्रेफरेंस। अभी क्या होगा कि जो ये बंदा है फर्स्ट वाला, इसकी सबसे कम, सॉरी जो फोर्थ है 15% इसकी सबसे कम है, तो इसको हटा देंगे। और जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस फोर्थ को दी थी ना, उस उनकी जो जो प्रेफरेंस थी वो इनमें ऐड हो जाएंगी। मान लो ये जो 15% बंदे थे, इन्होंने मान लो 10% ऐसे थे जिनकी प्रेफरेंस, या 11% मान लो कि 11% ये थर्ड वाला कैंडिडेट था, और जो सेकंड वाले कैंडिडेट को थी 2%, और इसको भी 2% फर्स्ट वाले को। तो इन दैट सिनेरियो थर्ड वाले के पास हो गया है 51%, तो ही विल विन द इलेक्शन। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि यहाँ पे भी कम रह जाता, तो फिर हम थर्ड राउंड देखते कि जिसकी मिनिमम है, जैसे कि ये अगर इसकी फर्स्ट वाले की मिनिमम आ रही है, तो इसके भी जो 20% थे इनको भाई दूसरे उसने किस सेकंड और थर्ड में से किस किस को प्रेफरेंस दी थी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सो लाइक दिस वी डू इट इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का सिंपल सा मतलब है कि जो सीक्रेटली इलेक्शन हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या रहता है। इसका मतलब है कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट नोट डाउन करके रखते हैं, दैट इज देयर विल ओनली बी इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लेना, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। फिर हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं, तो वी शुड राइट जम्मू एंड कश्मीर एज वेल, ये भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो यहाँ पे कौन बच गया, अगर आप देखो तो एमएलसी जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो इंक्लूडेड नहीं होते। जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली वही इंक्लूडेड है। ये हम जब स्टेट डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे कि भाई हर स्टेट में एमएलसीज होते भी नहीं है, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है।
सबसे पहली बात, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो कहीं के भी हों, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। एंड ये बात हम कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नॉमिनेटेड एंड इवन द इलेक्टेड मेंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। मैनर ऑफ इलेक्शन, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखो, हर मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और उसमें उनको वोट कास्ट करनी होती है, जहाँ पे उनको अपनी प्रेफरेंसेस लिखनी है, मार्किंग 1 2 3 4 ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम के आगे। जरूरी नहीं कि वो सबके सामने ही लिखें, हो सकता है कि वो कुछ को प्रेफर करें और कुछ को ना करें। जो फर्स्ट फेज होगा उसमें प्रेफरेंस वोट जो है वो काउंट की जाएंगी। अगर रिक्वायर्ड कोटा मिल जाता है, दैट इज 50% इन दिस केस, तो उनको इलेक्टेड मान लिया जाएगा, नहीं तो फिर से दोबारा प्रोसेस वही होगा जो हम यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये जो यहाँ यहाँ पे हमने जो एक्सप्लेन किया था। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट फॉर नॉमिनेशन। तो 50 इलेक्टोरल को हम बोलेंगे एज ए प्रोपोजर्स और 50 होने चाहिए सेकेंडर्स। तो इतने बंदे चाहिए फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशन एज वेल एज पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिखाई जाती है स्टेट्स पे भी एंड सेंटर पे भी। तो अगर हम बात करें कि जो एमपीज की वैल्यू है वो होगी इक्वल टू एमएलएज की, ठीक है। बट एक एमपी की वैल्यू एक एमएलए की इक्वल नहीं होगी, सारे एमपीज की वैल्यू सारे एमएलएज के इक्वल रहेगी। यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे क्या क्या आएगा, स्टेट्स, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, एंड यूनियन टेरिटरीज, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पे जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है। तो अगर हम एमपीज की पावर की बात करें तो लोकसभा के एक एमपी की वैल्यू राज्यसभा के एक एमपी के इक्वल होती है, ये ध्यान में रखना। तो आप ये देखो कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये कितने होंगे, ये इवन 750 से भी कम रहेंगे, राइट, अगर हम कैलकुलेट करें तो। और एमएलएज होंगे कई हजार, थाउजेंड्स में। तो अगर हम इनको, इनका जो टोटल है और इनके टोटल्स के साथ मैच करेंगे तो भाई इनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। ये क्योंकि नंबर में ज़्यादा है तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। और एक स्टेट के जो एमएलए है दूसरी स्टेट के एमएलए की क्या वो इक्वल होगी, वो भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इस स्टेट की और इस स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा कि कितने लोगों पे कितने एमएलए हैं। तो वो जो रेशियो आएगी यहाँ पे दूसरी स्टेट की भी कितने पॉपुलेशन पे कितने एमएलए हैं, वो जो आएगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो चलो अभी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए। तो एमएलए के केस में क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। और 1000 तो हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, एमएलए की स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहेगी, तो उसको फिर भी एक डिसेंट नंबर लाने के लिए उसको भी 1000 से डिवाइड कर देते हैं। फिर अगर हम बात करें एमपीज की, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट असेंबलीज। ये जो वैल्यूज टोटल आएगी ना यहाँ से सबकी कैलकुलेट करने के बाद, सारी स्टेट्स की एंड यूनियन टेरिटरीज की, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि ये दोनों इक्वल थे ना, ये जो बात कर रहे थे हम 750 एंड ये थाउजेंड्स में जो होंगे, तो इनकी पावर इक्वल होगी। तो ये जो यहाँ से हमने पहले स्टेट्स की निकाली कि एमएलए के पास कितनी पावर आएगी टोटल, तो उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, तो फिर जो वैल्यू आएगी वो एक एमपी की आएगी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी जरूरी है, फिक्स्ड कोटा होना चाहिए, और जो कोटा होगा वो डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड, और उस पर +1 ऐड करने के बाद आ जाएगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से और फिर उसमें ऐड कर देंगे 1, तो ये कोटा रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो किन किन केस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। पर पहला आता है कि अगर एक्सपायरी हो जाए,
जो टर्म की, जैसे कि 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल अगर ख़त्म हो गए हैं। दूसरा, अगर उनकी डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन कर देते हैं, उनको इम्पीच किया जाता है, या कुछ और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टू होल्ड ऑफिस, या फिर अगर मान लो बीमार हो गए हैं या एब्सेंट हैं इंडिया से ही, तो इस इन केसेस में फिर कौन प्रेसिडेंट बनेगा? द रूल इज़ कि इलेक्शन जो है वो, जो उनकी एक्सपायरी है टर्म की, तो उससे पहले हो जाने चाहिए। अगर कुछ डिले हो रहा है तो जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, वही रिज्यूम करेंगे ऑफिस को जब तक नए नहीं आ जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई कंडीशन हुई है, जो यहाँ पे कंडीशन ऑफ वैकेंसी दे रखे हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एज्यूम करेंगे ऑफिस जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। और जो इलेक्शन है वो विद इन 6 मंथ्स हो जाने चाहिए। तो देखो, हमने बात की अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है तो कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट ले लेंगे प्रेसिडेंट की पोजीशन। और अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली है, सो इन दैट सिचुएशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर सीजेआई का ऑफिस भी खाली है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑफिस को संभालेंगे, दैट इज ऑफ प्रेसिडेंट। कमिंग नेक्स्ट कि पावर एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो कमिंग टू द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। जैसे कि आर्टिकल नंबर 53 बात करता है कि उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जाती हैं। फॉर्मली जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं दे आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद वो पीएम की अपॉइंटमेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट करते हैं, सीएजी को अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन और उनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। गवर्नर, सिलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन। ऑल्सो प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन फ्रॉम द पीएम। पीएम उनको कुछ चीज़ें बताने के लिए बाध्य है, जैसे कि अगर वो मांग रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द सीओएम, या फिर कोई ऐसा डिसीजन लिया है किसी मिनिस्टर ने विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, तो इस टाइप की चीज़ें वो मांग सकते हैं। ही कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, या फिर और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए। इंटरस्टेट काउंसिल्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ये डायरेक्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेड ड्यूटीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। देखो क्या होता है ना कि यूनियन टेरिटरी में जो हायर पोजीशन पे बैठते हैं, जैसे नॉर्मल जो कोई स्टेट है, स्टेट में कौन होता है? गवर्नर। यूनियन टेरिटरीज में कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर एलजी। तो यहाँ पे जो गवर्नर है उनके पास कुछ अपनी कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन जो यूटी है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको हम गवर्नर से कंपेयर नहीं कर सकते, उनके पास इतनी पावर नहीं होती है। यहाँ पे पावर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर वही करता है जो कि उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट अपनी पावर को डेलीगेट करते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं फॉर यूनियन टेरिटरी। कमिंग फॉरवर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स, पार्लियामेंट को प्रोरोगेट करना हो, समन करना हो, तो वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और डिसॉल्व कर सकते हैं वो लोकसभा को। ऑल्सो ज्वाइंट सिटिंग को समन वही करते हैं। पार्लियामेंट को वो एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन में, या फिर जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है, या फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। इसके बाद बात कर लेते हैं जो पेंडिंग बिल्स होते हैं उनके बारे में मैसेज वही करते हैं पार्लियामेंट में। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए, मतलब कौन प्रिजाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। सिमिलरली राज्यसभा में भी अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो प्रेसिडेंट विल डिसाइड हु विल प्रिजाइड दैट ऑफिस। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, वो नॉमिनेशन भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जो मेंशन है टू लोकसभा, ये अब नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि एंग्लो इंडियंस को, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में, जो कि अब नहीं हो सकता। इसको कैंसिल कर दिया गया था कौन सी अमेंडमेंट में? 104th अमेंडमेंट एक्ट में।
कुछ बिल्स होते हैं जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर हमें एक्सपेंडिचर से कुछ निकालना है, या वी हैव टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, या फिर कोई नई स्टेट क्रिएट करनी है। इन दिस सिनेरियो प्रायर प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, ताकि वो बिल इंट्रोड्यूस किया जा सके पार्लियामेंट में। अगर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं है तो वो बिल ही नहीं आएगा पार्लियामेंट में, उस पर बहस भी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो अपना एसेंट दे सकते हैं, विद होल्ड मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। बट नॉट इन केस ऑफ मनी बिल, क्योंकि मनी बिल की जो पावर है ना, दैट इज मोस्टली द लेजिस्लेटिव पावर। और जो हमारे इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा में, उन्हीं के पास ये पावर दी जाती है। ये रिकमेंडेशन वाली बात भी हम, रिकंसिडरेशन वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है प्रेसिडेंट ने वापस हाउस को ये बिल, और बिना कुछ अमेंडमेंट किए उसको वापस कर देते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो सेकंड टाइम पे उनको उस बिल को असेंट देना ही होगा। एक और है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है और वो गवर्नर ने रिजर्व किया है फॉर द कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, कि गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट को देखना होगा ये बिल, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि उस बिल को रिटर्न करो। बट नॉट इन केस ऑफ मनी बिल, एंड द रीजन इज ऑब्वियस एंड द सेम वी नो दिस। देखो, लेकिन एक चेंज है यहाँ पे, और वो चेंज क्या है कि अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया स्टेट लेजिस्लेचर को, एंड स्टेट लेजिस्लेचर ने उस बिल के ऊपर कुछ काम नहीं किया एंड वापस उस बिल को एज इट इज भेज दिया है, सो इन दैट सिनेरियो प्रेसिडेंट को वो पास करना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट उसको असेंट देंगे, बट यस, अगर वो पार्लियामेंट का बिल है तो रिकंसिडरेशन के केस में ही विल हैव टू गिव द असेंट, बट नॉट इन केस ऑफ स्टेट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखो कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, उनकी पावर कम होती है, ही हैज लेस पावर देन द रियल हेड। रियल हेड कौन है? पीएम। यहाँ पे जो बिल आता है पार्लियामेंट में वो आता है फ्रॉम पीएम और सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन स्टेट से जो बिल आएगा वो होगा फ्रॉम सीएम या उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट के पास उनसे तो काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं इन मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन, वो करते हैं एज पर द प्राइम मिनिस्टर। एंड अगर मान लो कि गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उनको लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा बिल पास कर रही है दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंप्लीट नेशन, तो इन दैट सिनेरियो वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई नहीं, आपको ये एसेंट नहीं देनी है। बाकी वो ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट वेयर पार्लियामेंट हैज़ लेजिस्लेटिव पावर्स, उन्हीं पे लेके आ सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, एंड द कंडीशन इज पार्लियामेंट को विद इन 6 वीक्स में जब भी वो रीअसेंबल होंगे, जब सेशन स्टार्ट होगा, सो इन दैट सिचुएशन उनको वो पास करना होगा। नेक्स्ट पावर्स की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, जो प्रोमलगेशन होती है या विड्रॉल ऑफ सब्जेक्ट है सीओएम का, उसको अप्रूव करते हैं। और देखो, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या फिर कोई और ऑर्डिनेंस है, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और उसका इफेक्ट मतलब क्या है कि कोई भी एक्ट है कि भाई वो स्टार्ट आज से हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो पीछे से ही, मतलब आज से मान लो 1 साल पहले से ये रूल लागू हो, तो हम वहाँ से उसको कर सकते हैं। जो टैक्स लॉज हैं उनको भी अमेंड और ऑल्टर किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाई जा सकती। दिस इज जस्ट सिंपल कि कोई ऐसी सरकमस्टेंस है जहाँ पे लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दैट सिचुएशन हम ऑर्डिनेंस को लेकर आते हैं।
वैसे ये जो पावर है, जो मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानी गई हैं, जैसे यूएसए है, यूके है, वहाँ पे ये पावर्स नहीं मिलती हैं। और अगर फंक्शन की बात करें तो सीएजी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक वी आर गोइंग इन वेरी डिटेल, एंड प्रेसिडेंट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जब प्रेसिडेंट इलेक्शन थे उस टाइम में क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉट नॉर्मली। अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर की, तो जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि बजट, तो इन दैट सिचुएशन रिकमेंडेशन इज इम्पोर्टेंट। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के, प्रायर रिकमेंडेशन के, मनी बिल को नहीं लाया जा सकता। यही जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, इसके लिए भी सेम रूल है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ मनी बिल। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट है, अगर प्रेसिडेंट कंसीडर रिकमेंड नहीं करते हैं तो वो नहीं लाई जा सकती। अगर कंसिस्ट वो सॉरी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी निकालना है, कोई भी पैसा निकलेगा, जो कि क्यों होता है कंटिजेंसी फंड, हम बात कर चुके हैं, दैट इज़ फॉर द अनफोर्सिन सिचुएशंस, तो वो भी प्रेसिडेंट सैंक्शन करते हैं। इसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है, उनको भी प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जुडिशियल पावर की, सीजेआई की अपॉइंटमेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। सुप्रीम कोर्ट से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। जो कुछ परमिशंस हैं, जैसे कि पार्डन है, रिप्राइव है, रिस्पाइट है, रेमिशन है, तो ऑल्सो वो सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी को अगर मौत की सजा दी गई है तो अब ये पॉइंट देख लेते हैं। पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूटेशन, ये होते क्या है? पार्डन का मतलब है कि कंप्लीटली जो भी सजा मिली थी, सारी सजा उसकी माफ कर दी, माफ कर दी ऑल। रिप्रीव का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन था ऑफ सेंटेंस, मतलब डेथ के केस में मोस्टली, तो उस पे स्टे लगा दिया है, दैट इज टेम्परेरी पीरियड के लिए उस स्टे पे रोक लगा दी है। रिस्पाइट का मतलब है कि सिवियरिटी घटा दी है सजा की, जैसे कि इन द केस ऑफ अगर किसी के पास कोई मतलब कुछ फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर कोई प्रेग्नेंट है, तो उनको एक लेसर सजा दे दी है, जो ओरिजिनल थी उससे कम। रेमिशन में क्या होता है कि जो ड्यूरेशन है ना, वो घटा देते हैं, कैरेक्टर तो वही रहेगा लेकिन पीरियड घटा दिया। एंड कम्यूटेशन का मतलब है कि सब्सटीट्यूट कर दिया, कि जैसे एक पनिशमेंट थी उसको लाइटर फॉर्म में। फिर हम बात कर लेते हैं मिलिट्री पावर की। प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, और वही अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं, कंक्लूड पीस कर सकते हैं, बट यहाँ पे अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट विल बी नेसेसरी। फिर हम बात कर लेते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स की। तो जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं ना, एग्रीमेंट्स जो हैं, वो नेगोशिएट किए जाते हैं और कंक्लूड किए जाते हैं, कंक्लूड मतलब डिसाइड किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन हाँ, यहाँ पे अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज कंपलसरी। वो इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं जो हमारे, उनको बुलाने का या फिर भेजने का सब वही देखते हैं। अगर आप आईएफएस बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, तो प्रेसिडेंट ही आपको अपॉइंट करेंगे और वही देखेंगे कि भाई कहाँ पे कौन आएगा जाएगा। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी को, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी हुआ, प्रेसिडेंट रूल हुआ, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं वीटो पावर की, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एब्सोल्यूट वीटो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विद होल्ड हिज असेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पावर मोस्ट ऑफ द केस कब दी जाती है, कब यूज़ की जाती है, जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो, और या फिर मेजरली तो यही पॉइंट आता है कि कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, नई कैबिनेट आई है। तो देखो, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पावर है, ये उनकी खुद की पावर नहीं है, ये पावर होती है प्राइम मिनिस्टर, या हम बोल दें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो
रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस। तो आप खुद देखो कि लोकसभा में मेजोरिटी किसकी है, पीएम की, ठीक है, इसलिए वो पीएम है। उसके बाद राज्यसभा में चलो ठीक है, मे नॉट बी द मेजोरिटी। फिर अगर यहाँ पे पास होके गया है, लोकसभा में पास होके गया है, तो आप ये सोचो कि जब यहाँ पे थे तो पीएम क्यों रिकमेंड करेंगे कि भाई अब इस बिल पे आप एब्सोल्यूट वीटो लगाओ। तो ऐसा तभी हो सकता है कि अगर मान लो कैबिनेट ने पहले तो वो बिल पास हो गया है, ठीक है, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, और नई कैबिनेट आई है, नई कैबिनेट में नया पीएम आया है, या एज्यूम कर लो नई सरकार आई है, न्यू गवर्नमेंट, ओपोजिशन में जो पहले थी अब उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है। जो पहले कैबिनेट था नाउ दैट इज पार्ट ऑफ ओपोजिशन। तो इन दिस सिचुएशन, तो जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो नहीं चाहेगी कि भाई उनके जो पहले जो गवर्नमेंट पावर में थी उनके बिल्स जो थे, क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इसलिए तो अलग अलग पार्टी में है, बिकॉज दे आर एंड दे वांट टू मूव इंडिया इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। एवरी पार्टी हैज सम मोटिव, और हर पार्टी एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है कि उनको लगता है कि दिस इज द करेक्ट वे, यहाँ पे जाके इंडिया प्रोग्रेस करेगा। किसी दूसरे को लगेगा कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं, दिस इज द करेक्ट वे। तो इन दिस सिचुएशन अगर एक गवर्नमेंट ने कुछ रूल लेके आए थे तो दूसरे को लगता है कि भाई दिस इज नॉट नेसेसरी, ये वाला रूल ठीक रहेगा, तो वो इस टाइम पे बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को टू अप्लाई एब्सोल्यूट वीटो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सस्पेंसिव वीटो की। इसका मतलब है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट, लेकिन अगर दोबारा से बिल आता है तो उनको पास करना ही होगा। बट वीटो ओवर रिडन, क्योंकि रीपैसेज जो कि हम बात कर चुके हैं दोबारा आएगा तो आपको पास करना ही पड़ेगा। तो ये क्वालिफाइड वीटो होती है यूएसए में, इसकी बात हम नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। और मनी बिल के केस में हम सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे असेंट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज वीटो, पॉकेट वीटो। यहाँ पे क्या होता है कि ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ना अपना असेंट दे रहे हैं, ना ही उस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही रिटर्न कर रहे हैं, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है इंडेफिनिट पीरियड से, तो वो कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए बोल देते हैं भाई उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया है, वो अब कुछ नहीं कर रहे उसका। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट ने इतने टाइम ड्यूरेशन में एसेंट देनी है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं तो उनके केस में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होती है, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है ना दैट इज मोस्टली द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव, और यहाँ पे पार्लियामेंट की ही चलेगी। चलो तो आगे हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक किस्सा आता है 1959 का, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, तो उन्हें ही वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, और पीएम कौन थे, हमारे नेहरू चाचा जी, ही वॉज आवर पीएम। तो क्या हुआ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने हमारे प्रेसिडेंट सर को बोला कि आप केरला की जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दो। तो राजेंद्र प्रसाद सर ने मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला, वो बोले कि जो मेरे पास पावर है वो बाइंडिंग नहीं है, देर इज नो बाइंडिंग एंड दैट इज ओनली एडवाइजरी। तो आप मेरे को, मतलब पीएम कैन ओनली एडवाइस कि क्या करना है, बट जो प्रेसिडेंट हैं वो बाइंड, मतलब ही इज नॉट बाइंडेड, तो उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो पीएम ने बोला उनको ऐसा करना होगा। बट क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे देखो टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है, 1959 की बात थी, और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे थी इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रेसिडेंट है ही विल बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ सीओएम हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो वो बाउंड हैं, जो भी वो बोलेंगे वो करना होगा। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, यहाँ पे
बात हुई कि जो प्रेसिडेंट हैं ही कैन रिटर्न द बिल वंस, ओनली वंस फॉर द रिकंसिडरेशन, बट अगर बाद में आएगा देन इट विल बी अ बाइंडिंग। इस टाइम पे कौन सी पार्टी थी? जनता दल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है ही कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। कौन सी सिचुएशंस में? इन 3 सिचुएशन में। एक सिचुएशन लेके देखो कि अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सडनली डेथ हो जाती है और कोई भी ऐसा सक्सेसर नहीं दिख रहा है, इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। वो डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग पीएम, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते लोकसभा में। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा अगर सीओएम हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। देखो ऐसा पहले हुआ था कि जब वाजपेयी जी थे पीएम, वो मेजोरिटी शो नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? उन्होंने बोला कि ठीक है, आई एम नॉट एबल टू शो द मेजोरिटी, तो आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो एंड आप क्या करो, री इलेक्शन कराओ। लेकिन ऐसा करने से मना कर दिया हमारे प्रेसिडेंट ने। उन्होंने बोला कि आपकी मेजोरिटी नहीं है, बट वी विल गिव अ टाइम टू द ओपोजिशन, अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर पाते हैं इन दैट सिचुएशन देयर विल नॉट बी एनी री इलेक्शन डायरेक्टली फॉर द रिमेनिंग टाइम जो बचा हुआ है, तो जो ओपोजिशन है दैट विल रूल एंड दैट विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो द बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट इज, पहली तो वही है कि अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, मिनिमम एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए। इसके बाद है कि वो क्वालिफाइड होनी चाहिए फॉर द इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो प्रेसिडेंट के केस में क्या था? प्रेसिडेंट के केस में था लोकसभा, ओके। एंड यहाँ पे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास। तो देखो अगर हम बात करें हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर गवर्नर और मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन या फिर किसी स्टेट के हैं, तो उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और जो एमपीज एमएलएज हैं ये एलिजिबल होते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अगर इफ दे गेट इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट इन दैट सिचुएशन ही विल हैव टू वेकेट हिज सीट फ्रॉम द हाउस, लेकिन कोई रेजिग्नेशन नहीं देना होता। और जो नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट का फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उनको प्रपोज किया जाता है बाय 20 इलेक्टर्स और सेकेंडेड बाय 20 इलेक्टर्स। तो यह कितने होते थे पी प्रेसिडेंट के केस में? दैट वाज 50 एंड 50, दोनों 50-50 होते थे। यहाँ पे 20-20 है। फिर अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन एक चेंज है, यहाँ पे एमएलएज वोट नहीं डालते, एमपीज डालते हैं। और जो एमपीज नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों एलिजिबल है। सो द इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जहाँ पे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज होते हैं। तो देखो देयर इज अ रीज़न, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या, एक और पोजीशन उनके पास क्या होती है? दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसीलिए राज्यसभा के सारे मेंबर्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही वोट डालते हैं। एंड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड सीक्रेट बैलेट। ये बात हम पहले प्रेसिडेंट के केस में कर चुके हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? 5 ईयर्स, बट होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देकर। ऑल्सो वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स वो सेम इलेक्शन सेम पोजीशन मतलब वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वैकेंसी की बात की जाए, अगर उनका टेन्योर पूरा हो गया है 5 साल का और वैकेंसी है, इन दैट केस वैकेंसी इज क्रिएटेड। या फिर अगर उन्होंने रिज़ाइन किया है या वो रिमूव किया गया है उनको, या उनकी डेथ हो गई है, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं टू होल्ड ऑफिस। ऐसे ये 4 कंडीशंस हैं
और ऐसी सिचुएशन में जो भी नए इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो टेन्योर होगा ना वो फुल 5 ईयर्स का होगा। ऐसा नहीं है कि जो रिज्यूम मतलब जो बचा हुआ टाइम था पिछले वाले प्रेसिडेंट का कि सॉरी वाइस प्रेसिडेंट का कि उसी टाइम के लिए होंगे। दैट इज़ नॉट द केस। कंप्लीट 5 ईयर ही विल सर्व। पावर एंड फंक्शंस की अगर बात कर लें तो ही इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे भी आ जाते हैं इन केस ऑफ वैकेंसी अगर क्रिएट होती है तो। और ये होगा फॉर द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैन इट बी एक्सटेंडेड टू 6 मंथ्स। तो ऐसा एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट हैं सिटिंग प्रेसिडेंट वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे उनके फंक्शंस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस, या फिर वो बीमार हो गए हैं या कोई और ऐसा कोई रीज़न है कि वो ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे उनके फंक्शंस जब तक वो नहीं आते। और जब वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट उस टाइम पे जो उनकी ड्यूटीज़ हैं एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो परफॉर्म नहीं करेंगे और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी परफॉर्म की जाएंगी बाय डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो इनका फॉर्मल इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई रिजोल्यूशन आया है राज्यसभा में जिसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया गया है, इफेक्टिव मेजोरिटी, तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। लेकिन 14 डेज का एडवांस में नोटिस रिक्वायर्ड होता है। और क्या क्या रीजंस होंगे फॉर हिज रिमूवल, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। तो दोस्तों ये था क्विक रिवीजन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं और एलिमिनेशन टेक्निक का स्मार्ट यूज़ करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपीएससी फीड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी ऐसी यूज़फुल रिवीजन वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी स्टडिंग।